हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस की स्टेटमेंट देखेंगे। मींस हम ये देखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस हमें क्या कहता है और साथ के साथ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस को प्रूव भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस के ऊपर बात करना शुरू करें, सबसे पहले आपको दो टर्म जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। वो दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है एब्जॉर्प्टिव पावर और एक होती है हमारे पास एमिसिव पावर। किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, ये इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑर्डिनरी बॉडी कंसिडर करेंगे और एक ब्लैक बॉडी कंसिडर करेंगे। दोनों बॉडी जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, इनका शेप साइज सब कुछ सेम है और दोनों बॉडी जो हैं वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मींस इस बॉडी का टेम्परेचर भी T है और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी T है। इसे मैं बोल देता हूँ ब्लैक बॉडी BB और इसे हम बोल देते हैं नॉर्मल बॉडी NB। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, हम मान लेते हैं इसका एक यूनिट एरिया कंसिडर कर लेते हैं इस बॉडी का, और इसका भी सेम यूनिट एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस यूनिट एरिया पर जो हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर सेकेंड, वो है हमारे पास QI। QI इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंटिंग ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन द नॉर्मल बॉडी, और इसके यूनिट एरिया पर भी सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इंसिडेंट हम करवा रहे हैं पर सेकेंड। तो ये भी हमारे पास होगा QI। यहाँ पर जो रेडिएशंस की वेवलेंथ रेंज होगी वो हम मान के चलेंगे लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस वेवलेंथ रेंज की हीट रेडिएशन जो हैं वो हम दोनों बॉडीज के यूनिट एरिया पर इंसिडेंट करवा रहे हैं पर सेकेंड। यहाँ भी वेवलेंथ रेंज जो है वो रहेगी लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो इस बॉडी की भी कुछ एब्जॉर्प्टिव पावर होगी और कुछ एमिसिव पावर होगी, जिसको हम ए लैम्डा और ई लैम्डा से डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं ए लैम्डा से। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, इस जो हीट एनर्जी हम इंसिडेंट करवा रहे हैं यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन दिस नॉर्मल बॉडी, उस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो ये बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मान लेते हैं कि इस बॉडी के यूनिट एरिया ने जो पर सेकेंड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो है हमारे पास QA। तो जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगी वो रेशो होगी किस किस का, QA का एंड QI का। मींस एब्जॉर्प्टिव पावर इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द बॉडी टू द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन द बॉडी। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। जो हमने हीट एनर्जी इंसिडेंट करवाई थी इस बॉडी के ऊपर ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड वो थी हमारे पास QI, और जो इस यूनिट एरिया ने पर सेकेंड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसे हम डिनोट कर रहे हैं QA से। तो ए लैम्डा हो जाएगा QA डिवाइड बाय QI। तो यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए लैम्डा मल्टीप्लाई QI। तो अगर आपने किसी बॉडी के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, जितनी हीट एनर्जी आपने इंसिडेंट करवाई है ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड उसको आपको उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस रिलेशन का हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस के प्रूफ के अंदर। तो आइए अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी जो है वो एक ऐसी बॉडी होती है जो सभी प्रकार की इंसिडेंट रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट हीट एनर्जी जो है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वो QI है। ये सभी एनर्जी को, इस पूरी की पूरी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस केस में जो
अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो इसके बराबर होगी जितनी हमने इंसिडेंट करवाई है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन द बॉडी। तो QA और QI जो है वो यहाँ पर बराबर होंगे ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है वो 100% जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशंस को। जितनी भी आप रेडिएशंस फॉल करवाते हैं सभी रेडिएशंस को जो है वो 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस केस में एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी निकल के आएगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जा रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी, वो किसके बराबर है? यहाँ पर QI के बराबर है, डिवाइडेड बाय कितनी इंसिडेंट करवा रहे हैं आप? QI इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए वो 1 होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब हम किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशंस को प्रूव करेंगे तो वहाँ पर ये रिलेशन यूज होगा नॉर्मल बॉडी के लिए, और ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास ये रिलेशन यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, एमिसिव पावर क्या होती है ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में देखा था हमने कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर रेशो थी किस किस का? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय द बॉडी टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। जबकि जो हमारी एमिसिव पावर होती है वो रेशो नहीं होती। एमिसिव पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये बॉडी कुछ ना कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही है तो ये बॉडी जो है कुछ ना कुछ रेडिएशंस भी एमिट करेगी, ताकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर T पर बनी रहे, ताकि ये बॉडी जो है ब्लैक बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में बनी रहे, ताकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो T रह सके। तो मान लीजिए ये इसका यूनिट एरिया है, तो यूनिट एरिया से कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज नोन एज एमिसिव पावर। और यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो वेवलेंथ रेंज ली है हमने वो लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा ली है। तो इस केस में जो यहां पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो होगा हमारे पास ई लैम्डा मल्टीप्लाई डी लैम्डा के बराबर होगा। तो इस केस में हम एमिसिव पावर को डिनोट करेंगे ई लैम्डा डी लैम्डा से। और अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें, अगर हम ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को ई लैम्डा से डिनोट करें तो इसके यूनिट एरिया से जो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या फिर हीट रेडिएशन जो एमिट होंगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया वो किसके बराबर होगा? ई लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होगा। तो नॉर्मल बॉडी के लिए आप ई लैम्डा डी लैम्डा से डिनोट करेंगे एमिसिव पावर को, जो कि इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ द बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम एमिसिव पावर को ई लैम्डा से डिनोट करें तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड बाय द ब्लैक बॉडी जो होगा इस वेवलेंथ रेंज के लिए वो किसके बराबर होगा? वो होगा ई लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किरचॉफ्स लॉ को स्टेट एंड प्रूव कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो आप हेडिंग बनाएंगे स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ at any given temperature is always a constant for all bodies and it is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature and corresponding to the same wavelength। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस हमें क्या कहता है? मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये है हमारे पास नॉर्मल बॉडी 1, ये है हमारे पास नॉर्मल बॉडी 2, ऑर्डिनरी बॉडीज हैं और यहाँ पर इनका टेम्परेचर जो है वो सेम है, जो कि हमने कैपिटल लिया है। ये है हमारे पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिसको हम PBB से डिनोट करेंगे और ये भी हमारे पास सेम टेम्परेचर T पर है। इन तीनों पर अगर हम सेम वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो फॉल करवाते हैं तो इस केस में क्या होगा? इस बॉडी की हम मान लेते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर है ए लैम्डा और इस बॉडी की जो हमारे पास एमिसिव पावर है ई लैम्डा है। तो इस केस में जो हमारे पास रेशो होगा एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर का फर्स्ट बॉडी के लिए वो इतना हो जाएगा ई लैम्डा बाय ए लैम्डा। सेकेंड नॉर्मल बॉडी के लिए हम मान लेते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर है ए डैश लैम्डा और यहाँ पर इसकी एमिसिव पावर है ई डैश लैम्डा। तो इस केस में जो रेशो होगा एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर का वो इतना हो जाएगा ई डैश लैम्डा बाय ए डैश लैम्डा। तो ये दोनों जो रेशो होंगे
वो बराबर होंगे। अगर आपके पास एक तीसरी बॉडी भी होती जो कि सेम टेम्परेचर टी पर होती, जिस पर हम सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस जो है वो इंसिडेंट करवाते, तो उस केस में भी इन दोनों का रेशो जो है वो इन दोनों के बराबर निकल के आता। ये रेशो जो है एमिसिव पावर का, एब्जॉर्प्टिव पावर का, ये सभी बॉडीज के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि वो बॉडी जो है वो सेम टेम्परेचर पर होने चाहिए और उन पर सेम वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट होने चाहिए। ये रेशो जो है वो कांस्टेंट तो होगा ही सभी बॉडीज के लिए, साथ के साथ ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के लिए। और एमिसिव पावर जो हम ब्लैक बॉडी के ले रहे हैं वो हम ई लैम्डा ले रहे हैं, तो ये ई लैम्डा के बराबर होगा। बट कंडीशन ये है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है उन बॉडीज के साथ इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, उसके ऊपर भी सेम वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट होनी चाहिए। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई लैम्डा बाई ई ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा। ये जो सेकंड बॉडी का एग्जांपल दिया गया था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया था। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, और इसी एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है और वो हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखी थी स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, जो हमें ये कह रही थी द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर corresponding to a particular wavelength and at any given temperature is constant for all bodies and is equal to the emissive power of perfectly black body at the same temperature एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम वेवलेंथ। तो इसे अब हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, उसके लिए हम एक आइसोथर्मल एनक्लोजर कंसिडर करेंगे जो कि टी टेम्परेचर पर होगा। इसमें हम एक नॉर्मल बॉडी भी प्लेस करेंगे और परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी प्लेस करेंगे, जो कि आइडेंटिकल बॉडीज होंगी, इनका शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ सेम होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रूफ की। लेट अस कंसिडर अ बॉडी प्लेस्ड इन अ आइसोथर्मल एनक्लोजर। तो हमने एक बॉडी ले ली जो कि एक नॉर्मल बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है, और इसे हमने आइसोथर्मल एनक्लोजर में रख दिया है जिसको हमने टी टेम्परेचर पर मेंटेन किया हुआ है। लेट dq बी द हीट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ लाइंग बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड। तो हम मान लेते हैं कि इस नॉर्मल बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर सेकेंड वो है हमारे पास dq, और इन हीट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो आइए आगे क्या लिखेंगे आप, लेट ए लैम्डा इज एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी। हम मान लेते हैं कि इस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर है ए लैम्डा। तो ये बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड, वो आपको बताया गया था। अगर आप इस एब्जॉर्प्टिव पावर को इंसिडेंट हीट एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये बॉडी जो है वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई आपने कितनी हीट एनर्जी जो है वो इंसिडेंट की है ऑन यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड, और वो है हमारे पास dq। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। लेट ई लैम्डा इज एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। इस बॉडी की एमिसिव पावर है ई लैम्डा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो ये कितनी हीट एनर्जी जो है ये बॉडी एमिट करेगी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो इक्वल टू होगा हमारे पास ई लैम्डा, और यहाँ पर जो वेवलेंथ रेंज है लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, मीन्स यहाँ पर वेवलेंथ इंटरवल जो है वो डी लैम्डा है। तो ई लैम्डा को अगर आप डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिल जाएगी जो ये बॉडी जो है वो एमिट करेगी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच चुके थे। जब ये बॉडी इस एनक्लोजर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो ये बॉडी जो है वही टेम्परेचर अटेन कर लेगी जो कि एनक्लोजर का टेम्परेचर होगा। एनक्लोजर का टेम्परेचर है T, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में इस बॉडी का टेम्परेचर भी T हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जितनी बॉडी
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो एमिट भी करेगी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे आप? एट थर्मल इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो इस केस में बॉडी जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, उतनी ही वो हीट एनर्जी एमिट कर देगी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रही थी बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड? वो थी हमारे पास ए लैम्डा डी क्यू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और कितनी हीट एनर्जी जो है वो एमिट कर रही थी बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड? वो था हमारे पास ई लैम्डा डी लैम्डा, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ से ई लैम्डा बाय ए लैम्डा का रेशो निकालें, एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो निकालें, तो वो आ जाएगा डी क्यू बाय डी लैम्डा, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। अब ये जो रेशो है डी क्यू बाय डी लैम्डा, ये जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एनक्लोजर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये सभी बॉडीज के लिए ये रेशो जो है वो सेम रहेगा। अगर आप इस बॉडी को किसी दूसरी आइडेंटिकल बॉडी से रिप्लेस कर देते हैं जिसका साइज शेप सब कुछ सेम हो, तो उस केस में भी डी क्यू बाय डी लैम्डा का रेशो वही होगा जो कि इस बॉडी के लिए है। तो इससे ये प्रूव होता है कि डी क्यू बाय डी लैम्डा जो है वो कांस्टेंट रहेगा सभी बॉडीज के लिए। अगर डी क्यू बाय डी लैम्डा कांस्टेंट है तो ये रेशो भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा सभी बॉडीज के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये लाइन आप यहां पर लिखेंगे, बट डी क्यू बाय डी लैम्डा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ई लैम्डा टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा corresponding to a particular wavelength and at any given temperature is constant for all bodies। तो ये जो रेशो है सभी बॉडीज के लिए एक गिवन टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन की हाफ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से प्रूव होती है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो रेशो है वो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बराबर होगा। ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने नॉर्मल बॉडी के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो निकाल लिया था जो कि डी क्यू बाय डी लैम्डा के बराबर आया था। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। अब हम बात करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में आपको स्टार्टिंग में बताया था जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो 1 होती है, और हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को ई लैम्डा कंसिडर किया है। तो एमिसिव पावर जो होगी ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए वो हमने ई लैम्डा कंसिडर किया है। तो अगर हम ये वैल्यूज जो है इसे हम दोनों को मिला के फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, और फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम थर्ड इक्वेशन में यूज करें तो आपको क्या मिलेगा? यूजिंग 5 in 3 वी गेट ए लैम्डा की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा इंटू डी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई लैम्डा की जगह आ जाएगा कैपिटल ई लैम्डा और साथ में डी लैम्डा एज इट इज रहेगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए डी क्यू बाय डी लैम्डा का जो रेशियो निकल के आएगा वो इक्वल टू ई लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। ये भी डी क्यू बाय डी लैम्डा की वैल्यू है और ये भी डी क्यू बाय डी लैम्डा की वैल्यू है। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग 4 and 6 वी गेट, तो यहां से आपको ई लैम्डा बाय ए लैम्डा इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा मिल जाएगा, और कैपिटल ई लैम्डा जो है वो एक कांस्टेंट होता है। तो यहां से हमारा किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो है वो प्रूव होता है, जो कि हमें ये कहता है कि जो रेशो होता है एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर का एट अ गिवन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो इक्वल टू होता है हमारे पास एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम वेवलेंथ एंड सेम टेम्परेचर। तो ई लैम्डा कांस्टेंट है। तो ई लैम्डा कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? अगर हमारा ई लैम्डा ज्यादा होगा, स्मॉल ई लैम्डा ज्यादा होगा, तो ए लैम्डा को भी ज्यादा होना पड़ेगा ताकि इनका रेशो जो है वो कांस्टेंट हो सके। और अगर हमारा ई लैम्डा स्मॉल है तो हमारा ए लैम्डा भी स्मॉल होगा ताकि इन दोनों का रेशो जो है वो ई लैम्डा मींस कांस्टेंट के बराबर आ सके। मींस अगर किसी बॉडी की एमिसिव पावर ज्यादा है तो उसकी ऑब्वियस होगा कि नेचुरल होगा कि उसकी एमिसिव या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगी। अगर उसकी एमिसिव पावर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगी उस बॉडी की। अगर उसकी एमिसिव पावर कम है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होगी ताकि इन दोनों का रेशो जो है वो कांस्टेंट आ सके। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडीज गुड एमिटर्स होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होती हैं, और दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो गुड एमिटर्स भी होते हैं। तो कंक्लूजन यहां से ये निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 it is clear that if E lambda is large then A lambda is also large and vice versa. This is because capital E lambda is constant. Hence good emitters are good absorbers.
तो ई लैम्डा ज़्यादा होगा तो ए लैम्डा भी ज़्यादा होगा, अगर स्मॉल ई लैम्डा स्मॉल होगा तो ए लैम्डा भी स्मॉल होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशो जो है वो हमें कांस्टेंट ई लैम्डा के बराबर रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जिन बॉडीज़ की एमिसिव पावर ज़्यादा होगी उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा होगी, और जिनकी एमिसिव पावर कम होगी उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होंगी। मीन्स गुड एमिटर जो है वो गुड एब्जॉर्बर्स होंगे और बैड एमिटर जो है वो बैड एब्जॉर्बर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी इसका कंक्लूजन है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन का। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।